वंदे मातरम। आज की क्लास में हम देखेंगे अध्याय 6 वंशागति के आणविक आधार, जिसके अंतर्गत भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट हो गया था। तो इसके पहले तक बताया गया था कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है और डीएनए और आरएनए का क्या देखे थे हम, स्ट्रक्चर देख रहे थे कि जो आरएनए होता है वह सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ होता है। आरएनए किस में पाया जाता है? तो आरएनए पाया जाता है वायरस में, जैसे कि एचआईवी वायरस हो गया, टीएमवी हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा, तो इत्यादि जो वायरस हैं उसमें आरएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। उसके बाद हम देख रहे थे डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई थी। वो क्या चीज़ था? वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए बना हुआ था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो डीएनए है, तो डीएनए की हम संरचना पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो डीएनए है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर बताया गया था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वह क्या होता है करके। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या बताया था? यहाँ पर बताया गया था कि न्यूक्लियोटाइड 3 भागों से मिलकर बना होता है। और वो कौन कौन से भाग थे? तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है तो 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला था नाइट्रोजनीय क्षार। पहला क्या था? नाइट्रोजनीय क्षार, जिसको नाइट्रोजन बेस भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्या था? तो दूसरा था पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर या शर्करा। तीसरा फास्फेट ग्रुप। तो ये 3 चीज़ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो यहाँ पर तीनों का क्या देखे थे हम कि तीनों क्या होता है करके हम देख लिए थे कि जो नाइट्रोजनी क्षार है वह 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन। तो इसी प्यूरिन और पिरामिडिन के क्या होते हैं और 2 पार्ट्स होते हैं करके देखे थे। तो हम यहाँ पर देखे थे कि जो प्यूरिन है ना, वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है एडेनिन, और दूसरा क्या था? ग्वानिन। उसके बाद क्या देखे थे? पिरिमिडिन। पिरिमिडिन 3 प्रकार के थे। क्या क्या? साइटोसिन, और क्या था? थायमिन और यूरेसिल। तो इतना चीज़ हम पहले वीडियो में देख चुके थे कि जो नाइट्रोजनी क्षार है वह 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन नाइट्रोजिनस क्षार आते हैं, और पिरिमिडिन के अंतर्गत साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल क्षार आते हैं। ये जो नाइट्रोजनी क्षार है वह डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है। किस में होता है? यह डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 4, है ना। यदि यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं और आरएनए में भी पाया जाता है। तो डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है? तो इसको ए से शो करते हैं, इसको जी से, इसको सी से शो करते हैं, टी, और ये वाला को यू से शो करते हैं। तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ये डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में क्या क्या पाया जाता है? तो आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो यहाँ पर इस टी और इस यू में बस अंतर होता है कि आरएनए में थायमिन के जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो आपको ये नाइट्रोजन क्षार याद होने चाहिए, है ना, कि डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन क्षार की संख्या बराबर होती है।
लेकिन डीएनए में थायमिन पाया जाता है और आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल उपस्थित होता है। बस यहाँ पर इतना ही अंतर होता है। तो अब हम देखेंगे इन चारों नाइट्रोजन क्षार का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि जो एडेनिन और ग्वानिन होता है ना, एडेनिन और ग्वानिन क्या होते हैं, द्विचक्रीय होते हैं। जब इनका संरचना बनता है तो ये द्विचक्रीय होते हैं। और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल ये क्या होते हैं, एक चक्रीय होते हैं। तो अब हम इसका संरचना देखते हैं कि वह द्विचक्रीय है और एक चक्रीय है, उसको हम इस स्ट्रक्चर से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एडेनिन का। सबसे पहले यदि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एडेनिन का, इसको ए से शो किया जाता है। तो एडेनिन कैसे बनता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एडेनिन क्या होता है। एडेनिन और ग्वानिन द्विचक्रीय हैं। तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एडेनिन की संरचना है। इसको आपको समझना होगा, यदि समझ में नहीं आता है तो आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो एडेनिन क्या है, द्विचक्रीय में है। अब हम देखते हैं ग्वानिन की संरचना। इसको जी से शो किया जाता है। तो ग्वानिन भी क्या है, द्विचक्रीय ही है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाता है। यहाँ पर NH प्रेजेंट होता है और ग्वानिन के इस वाले पार्ट में नाइट्रोजन क्षार आकर जुड़ते हैं। यह है ग्वानिन का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम साइटोसिन का। तो साइटोसिन क्या है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल एक चक्रीय होते हैं। एक सेकेंड ना, तो यहाँ पर N प्रेजेंट होता है और यहाँ पर होता है NH2, मतलब नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या होता है, साइटोसिन है। अब क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे यूरेसिल को। इससे पहले थायमिन देख लेते हैं। थायमिन किस तरीके से दिखाई देता है। तो थायमिन भी क्या है, एक चक्रीय ही है। डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O रहेगा। अब इसको बैलेंसिंग कर देते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, थायमिन का संरचना है। अब हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको आप यूरेसिल कर लीजिए। ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का है। अब हम अगला देखेंगे थायमिन का। यहाँ पर होता है डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH3। ये है थायमिन का स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से पांचों नाइट्रोजन क्षार का स्ट्रक्चर है।
जो आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया नाइट्रोजन क्षार। डीएनए और आरएनए में बराबर की संख्या में नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होते हैं। यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में क्या होता है, थायमिन होता है। अब हम देख लेते हैं पेंटोज शर्करा क्या होता है। हम ये जानते हैं कि जो डीएनए है उसमें क्या क्या उपस्थित होता है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है जिसमें नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ये आपस में मिलकर ही डीएनए की संरचना बनाते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार हम देख लिए। अब हम देखेंगे पेंटोज शर्करा। तो पेंटोज शर्करा 5 कार्बनिक शर्करा इसमें उपस्थित होते हैं। पेंटोज का मतलब होता है 5 और शर्करा मतलब शुगर। तो यहाँ पर 5 कार्बन उपस्थित होते हैं। तो 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वह 2 प्रकार के होते हैं। पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डीएनए शुगर। अब इसको अगर फुल फॉर्म में बोलेंगे तो डीऑक्सी राइबोज। यहाँ पर डीएनए ना लिखकर अगर हम ये लिख देंगे डीऑक्सी राइबोज शर्करा तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। दूसरा होता है राइबोज शर्करा। पेंटोज शुगर 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा। तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा किस में पाया जाएगा, तो ये पाया जाता है डीएनए में। राइबोज शर्करा किस में प्रेजेंट होगा, आरएनए में। तो इस तरीके से था यह पेंटोज शुगर। इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अब यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि डीएनए में किस तरीक़े से 5 कार्बन उपस्थित होते हैं, यानी कि पेंटोज शर्करा उपस्थित होते हैं, और आरएनए में किस प्रकार से पेंटोज शर्करा उपस्थित होते हैं, तो हम स्ट्रक्चर से इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम राइबोज शर्करा का देखेंगे तो यहाँ पर होता है कार्बन की संख्या 1, 2, 3 और ये 4, और यहाँ से जो बॉन्ड निकलेगा मतलब यहाँ पर होता है CH2OH। इधर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, तो इसको क्या बोलते हैं, राइबोज शर्करा। अब हम डीएनए को देखते हैं, डीऑक्सी राइबोज शर्करा को। तो आपको यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि इसमें क्या अंतर है दोनों में। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, तो जो राइबोज शर्करा है उसके दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन डीऑक्सी राइबोज शर्करा यानी कि डीएनए में दूसरे कार्बन पर दोनों क्या हैं, हाइड्रोजन ग्रुप हैं। तो यहाँ पर सिर्फ OH और H दोनों में बस यही अंतर होता है।
तो राइबोस शर्करा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकेंड कार्बन में, और डीऑक्सी राइबोस शर्करा में क्या होता है, दोनों में हाइड्रोजन ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से था यह डीएनए और आरएनए का पेंटोस शुगर, जिसमें 5 कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी 1 2 3 ये 4 कार्बन, और ऊपर में जो है वह 5वां कार्बन है। अब हम देख लेते हैं कि एक और क्या बच गया, फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप, तो ये जो फास्फेट ग्रुप है वह हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है। इसका सूत्र यदि हम देखेंगे तो PO4, ये क्या होता है, 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच होता है। यानी कि एक यह क्या है, नाइट्रोजन क्षार है जैसे कि, तो दूसरे नाइट्रोजन क्षार के किससे जुड़ता है, फास्फेट ग्रुप से वह जुड़ता है। इसको हम आगे समझेंगे। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पर टाइड और साइड ये दोनों में ही अंतर है। तो न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजिनस क्षार, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये हम देख चुके हैं। ये क्या होता है, इसी से डीएनए का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होते हैं, नाइट्रोजनीय क्षार, और क्या होता है, प्लस करके लिखते हैं, पेंटोस शर्करा और फास्फेट ग्रुप। ये 3 चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वह नाइट्रोजनीय क्षार प्लस पेंटोस शर्करा, तो इसमें फास्फेट ग्रुप अब्सेंट होता है। तो जिसमें फास्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, और जिसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, मतलब नाइट्रोजन बेस रहेगा, पेंटोस शुगर रहेगा और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों अगर जिस संरचना में प्रेजेंट है तो वह क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। इसका हम संरचना देख लेते हैं। यदि इसकी संरचना देखेंगे हम, यदि पहले न्यूक्लियोटाइड की संरचना देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप H, OH, ये किसकी संरचना है, डीएनए की संरचना है। तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें तीनों चीज़ उपस्थित होता है। तो ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जो नाइट्रोजन क्षार है वह ये कार्बन है 1 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पर जो पहले कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह में क्या अटैच हो जाता है, नाइट्रोजन क्षार। और पेंटोस शुगर, मतलब यहाँ पर 5 कार्बन उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर पेंटोस शुगर तो प्रेजेंट ही है। अब हम फास्फेट ग्रुप को यदि देखेंगे तो यह जो फास्फेट ग्रुप है वह 5वें कार्बन पर उपस्थित होता है, 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर। तो यहाँ पर हो जाएगा PO4। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन, जिसको हम C1 लिख दिए हैं, तो पहले कार्बन से N का मतलब है नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, और 5वें कार्बन से कौन जुड़ा होता है, तो 5वें कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं।
तो इस प्रकार से डीएनए का फिर निर्माण होता है और ऐसी बहुत सारे संरचना मिलकर आपस में एक श्रृंखला बना लेते हैं और डीएनए कंप्लीट हो जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड की संरचना में इस तरीके से इसके पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार, अब नाइट्रोजन क्षार में आया यहाँ पर एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है और थाइमिन भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये क्या है, ये नहीं है, जहाँ पर 5 फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम यहाँ पर क्या क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होता है और पेंटोस शर्करा, तो ये 5 कार्बन उपस्थित है। अब जो पेंटोस शुगर है वह यहाँ पर उपस्थित होता है। यहाँ पर हम देख रहे थे न्यूक्लियोसाइड, तो यहाँ पर फास्फेट ग्रुप एब्सेंट रहेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, नाइट्रोजन क्षार होगा, इसलिए यहाँ पर फास्फेट ग्रुप नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या उपस्थित होंगे, नाइट्रोजन क्षार, और नाइट्रोजन क्षार जो है वह पहले कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होगा। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ आ गया होगा कि इसके 5वें कार्बन पर फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ अनुपस्थित हो जाता है। और ये संरचना किसका है, तो ये संरचना है न्यूक्लियोसाइड का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि प्राइमरी कार्बन में क्या उपस्थित होता है, नाइट्रोजन क्षार प्रेजेंट होता है इस तरीके से, और फास्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। तो इस प्रकार से था यह न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पर ये जान लेते हैं कि जो डीएनए है वह न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला होती है। तो हम यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड को देख चुके हैं। अब यही जो स्ट्रक्चर है वो आपस में एक दूसरे से मिलकर एक पूरे डीएनए का निर्माण करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। अब हम देखेंगे कि जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है वह किस प्रकार से यहाँ पर अटैच होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि एक न्यूक्लियोटाइड मतलब जो ये वाला संरचना है, एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से, अब यहाँ पर तीसरा कार्बन कौन सा है, 1 2 3, मतलब ये तीसरा कार्बन है। तो तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है फास्फेट ग्रुप, इसी से क्या होते हैं, तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है और वो इसी तरीक़ा से एक श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम डीएनए कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीक़ा से वह जुड़ा रहता है। तो जैसे कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर बना हुआ है, तो यदि उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होगा, तो ये क्या है, यहाँ पर PO4, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड कैसे इससे जुड़ा होगा, तो ये कौन सा है, तीसरा कार्बन है, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 और एक 5, तो ये तीसरा कार्बन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो तीसरा कार्बन यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो यहीं से क्या होगा, PO4, मतलब ये वाला है ना दूसरे का PO4। अब इधर हम लिख देंगे CH2OH। इस तरीके से फिर यहाँ पर नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, यहाँ पर OH। तो देखिए ये एक नाइट्रोजन क्षार हुआ, ये दूसरा नाइट्रोजन क्षार हो गया। जैसे कि एडेनिन है, एडेनिन के बाद यहाँ पर ग्वानिन जुड़ गया, तो वह जुड़ता कहाँ से है, तो वह तीसरे कार्बन से जुड़ा रहता है। और अगले वाले का कौन सा जुड़ा होता है, तो 5वें कार्बन का फास्फेट ग्रुप यहाँ से जुड़ा होता है। अब यदि इसको हम जोड़ेंगे तो फिर से ये तीसरा कार्बन है ये, तो इस तीसरे कार्बन से फिर से इसका फास्फेट, दूसरे वाले का फास्फेट ग्रुप फिर से जुड़ा होगा।
इस तरीके से। तो ये क्या है, ऐसी जुड़ जुड़ कर यह एक श्रृंखला बना लेते हैं और ऐसी एक और होता है ना, इसका जस्ट उल्टा, और वही दोनों फिर आपस में मिलकर पूरे डीएनए का निर्माण करते हैं। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि तीसरे कार्बन से और अगले वाले का जो 5वां कार्बन का फास्फेट ग्रुप है वह लिंक करके डीएनए का निर्माण करता है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है, डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है, आरएनए की संरचना किस प्रकार से होती है करके, न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजिनस क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, 3 चीज़ों से मिलकर वह बना होता है। तो ये सभी जो छोटे छोटे चीज़ हैं वो आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि डीएनए की आणविक संरचना क्या होती है करके। तो यहाँ पर हमने एक संरचना देख लिया कि इस प्रकार से वो डीएनए बनता है करके। अब इसको हम अगले वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।